बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हिमाचल के प्रमुख जनपद का जो टॉपिक शुरू किया है वो रहेगा। साथ में अंत तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ से आप ढेर सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो ये जो आज का टॉपिक है कुछ इंटरेस्टिंग रहने वाला है और इंटरेस्टिंग रहने के साथ साथ ही ये जो टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में सेंटर और स्टेट के जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये हेल्प करेगा। तो आइए चलते हैं आज का जो ये टॉपिक है उसकी तरफ। पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट देखिए। हिमाचल के प्रमुख जनपद में हमने औदुंबर को कर लिया है, हमने त्रिगत को कर लिया है, इसके साथ ही कुल्लू को कर लिया है। आज बारी है कुलिंद की। तो ये कुलिंद जो है आज हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम ऐतिहासिक स्रोत पढ़ेंगे, सिक्के पढ़ेंगे, लिपि पढ़ेंगे, भौगोलिक विस्तार और शासन व्यवस्था और राजधानी। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसे पार्ट वाइज मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो इसमें जो होगा आज कुछ एक पोर्शन करेंगे ये जो कुलिंद है, उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पेन और कॉपी लेकर बैठना है ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या करना है आपने नोट डाउन करनी है, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं जो कुलिंद जनपद है उसकी तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुलिंद के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये जो कुलिंद है इनकी जानकारी हमें जो मिलती है तो हमें कहाँ से मिली हुई है, तो ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐतिहासिक स्रोत की बात की है। और ये जो ऐतिहासिक स्रोत है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ऐतिहासिक स्रोत ऐसे स्रोत है जिसका कहीं ना कहीं लिखित विवरण है। तो यहाँ पर पहले महाभारत है, फिर विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, मार्कंडेय पुराण। ये जो सारे के सारे पुराण हैं इन पुराणों में कुलिंद के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो आइए चलते हैं पहले महाभारत में क्या लिखा हुआ है। जो महाभारत है आपको कई बार बता चुका हूँ, ये सबसे बड़ा एपिक है वर्ड का। संस्कृत भाषा में लिखा है, वेदव्यास इसके रचयिता है, 18 इसके अध्याय है, अध्याय को इसमें इसके पर्व कहा जाता है। तो ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है। अब महाभारत में कुलिंदों के बारे में क्या कहा है या कुलिंद किसे कहा है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है महाभारत में। तो महाभारत में हमें जो विवरण मिलता है, माना जाता है, महाभारत में स्टोरी लिखी हुई है कि अर्जुन और कुलिंद के बीच युद्ध हुआ था और युद्ध में अर्जुन विजय हुए। कौन विजय हुए, तो जो अर्जुन थे वो विजय हुए थे। कुलिंद और जो अर्जुन था महाभारत में आपको पता होगा धनुर्धारी हुए हैं, उनके बीच युद्ध हुआ और युद्ध में विजय कौन हुआ, हमारे जो अर्जुन जी थे वो विजय हुए। तो आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी बात, जो ये हमारे पुराण है, जो ये पुराण आप देख रहे हैं कि जो पुराण है, पुराणों में मैंने आपसे बात की कि जो विष्णु पुराण है, वायु पुराण है और साथ में मार्कंडेय पुराण। तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि जो ये पुराण है इसमें कुलिंद ना कहकर इनको कालिंद कहा है। क्या कहा है, कालिंद। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको लिख लेना है कि पुराणों में कुलिंदों को कालिंद कहा है। अब देखो इसके पीछे भी कई राज है। कुछ एक बोलते हैं कि जो कालिंद है या कालिंद के साथ ही कई जगह पर जो पुराण है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये कालिंदी है। कौन, जो ये कुलिंद है इनको ही कालिंदी कहते थे पहले। तो याद रखना कालिंदी। तो ये जो कालिंदी है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ही इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया, तो ऐसा नाम देने के पीछे भी राज है। क्या राज है, सबसे इंपॉर्टेंट घटना है एक कि जो ये कालिंद है, कालिंद एक पर्वत है। साथ में आपको पता होगा कालिंदी यमुना को कहा जाता है, कालिंदी यमुना को कहा जाता है और कालिंद पर्वत से निकलती है, सूर्य की पुत्री मानी जाती है। तो जो पुराण है, पुराणों में ये बातचीत कही गई है कि जो ये कालिंदी है और साथ में जो कालिंद पर्वत है उसके आस पड़ोस में ये लोग रहते थे। दूसरा जो लॉजिक लिखा हुआ पुराणों में कि इन्हें कुलिंद या कालिंद क्यों कहा गया है, तो कुलिंद, जो कुलिंद वर्ड है, कुलिंद वर्ड को क्या कहा गया है, बहेड़े का पेड़, बहेड़े का पेड़, जो बहेड़ा होता है एक उसका पेड़। और माना जाता है कि जिस रीजन में ये बहेड़े के पेड़ हुआ करते थे उस रीजन में ये कुलिंद रहते थे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो यमुना के आस पड़ोस वाला रीजन था उस रीजन में ये रहते थे, इसी कारण इनको कालिंदी भी कहते हैं, पुराणों में ये लिखा हुआ है। दूसरी बात कि बाद में ये जो कुलिंद थे इनका नाम कनैत भी हुआ है। पहले देखो यहाँ पर आपको क्या याद रखनी है, बात याद रखनी है कि जो कालिंद है
ठीक है, एक मिनट रुकना। कालिंद जो है या कालिंदी जो है, इन्हीं को कुलिंद कहते हैं। बाद में इन्हीं का मतलब नाम बदला और वो कनेत कहलाए। तो आई होप आप अच्छे से जान गए होंगे कि विष्णु पुराण में क्या बात कही हुई है। तो आपको दो चीजें तो पता चल गई। दूसरी बात क्या की गई है कि जो महाभारत में इन्हें जो एक पर्वत है मदर पर्वत के निवासी कहा गया है। महाभारत में जो ये कुलिंद है उन्हें मदर देश के निवासी कहा गया, मदर पर्वत के निवासी कहा गया। ये जो मदर पर्वत है ये बिहार के आस पड़ोस में हुआ करते थे। साथ में महाभारत में एक चीज और लिखी हुई है कि युधिष्ठिर को सोने का ढेला एक राजा ने दिया, उस राजा का नाम लिखा है सुबाहु। और इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? इसका वर्णन हमें महाभारत से मिलता है। और ये सुबाहु कोई और नहीं, ये कुलिंद का राजा है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत है इसमें क्या क्या बातचीत लिखी हुई है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ऐतिहासिक स्रोत है हमें उनसे ये पता चलता है कि जो आपके कुलिंद थे उनका जो भौगोलिक विस्तार था वो कहाँ था। तो सोलन का रीजन, सोलन के रीजन में ये रहते थे। सिरमौर का रीजन, इसके साथ ही जो सिरमौर का रीजन के साथ साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी यूपी का रीजन। देहरादून की बात की हुई है, कुमायूं की बात की है, सहारनपुर की बात की हुई है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक जगह है जिसका नाम सुमाड़ी है, सबसे ज़्यादा सिक्के वहाँ से मिले हुए हैं। तो बोलने का मतलब है वहाँ पर भी क्या करते थे, रहते थे। तो ये किसमें लिखा हुआ है, जो ऐतिहासिक स्रोत है उससे हमें पता चलता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। साथ में एक घटना ये भी लिखी हुई जो ऐतिहासिक स्रोत है महाभारत, विष्णु पुराण और जो ये मार्कंडेय पुराण है, इसमें एक बात लिखी है कि जब शकों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो ये जो हमारे कुलिंद थे ये मैदानों की तरफ आ गए। तो शायद उस वक्त यूपी की साइड आ गए हो, या जो आपका ये सिरमौर वाला रीजन है, जो प्लेन रीजन जो मतलब पंजाब के साथ लगने वाले रीजन थे उस वक्त उसमें आ गए हो। जो सिरमौर के कुछ एक रीजन, उत्तराखंड के कुछ एक रीजन से इन्होंने क्या किया, नीचे की तरफ आ गए और कुछ एक वहीं पर रहे। तो इन्होंने क्या किया, मैदानी इलाकों में अपना निवास स्थान बनाया। ऐसी मान्यता है जो हमारे ये ऐतिहासिक ग्रंथ है उसमें। दूसरी बात, सिक्के। सिक्के जो है तांबे और चांदी के बने होते थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखी होती है, एक वर्ड लिखा है अमोघ भूति। देखो अमोघ भूति, अमोघ भूति इनके सिक्कों पर लिखा होता था। हो सकता है ये राजा हो उस वक्त का, क्या हो उस वक्त का राजा हो ये अमोघ भूति। दूसरी घटना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये तांबे और चांदी के सिक्के थे वो दूसरी और तीसरी शताब्दी के मिले हुए, दूसरी और तीसरी शताब्दी के मिले हुए। साथ में ये जो सिक्के थे, इन सिक्कों के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो एक साइड मान लो आपको क्या दिखने को मिलता था कि किसी की मूर्ति होती थी और दूसरी साइड कुछ कलाकारी की होती थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट घटना की क्या है कि जो सिक्के हैं कुलिंदों के, उन सिक्कों को दो धर्मों को समर्पित किया जाता है। एक तो हिंदू धर्म है, दूसरा जो है बौद्ध धर्म है। हिंदू और दूसरा है बौद्ध। तो ये जो हिंदू और बौद्ध धर्म है इनके बारे में सिक्के बताते हैं। कौन? जो कुलिंद के सिक्के हैं। अब हमें कैसे पता चला कि जो ये सिक्के हैं ये दो धर्मों के बारे में बताते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है कि जो सिक्के हैं उनके सिक्के चौकोर हुआ करते थे और इसके ऊपर एक साइड क्या होता था, लक्ष्मी की मूर्ति होती थी, दूसरी साइड स्तूप होता था। साथ में कहीं पर शिव की त्रिशूल या शिव की जो इमेज थी वो भी दिखाई गई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हो सकता है कुछ एक कुलिंद बौद्ध को मानते हो, कुछ एक कुलिंद क्या थे, शिव के उपासक थे और साथ में लक्ष्मी के भी उपासक थे। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया। दूसरी बात, ये जो सिक्के हैं चौकोर टाइप के जो सिक्के हैं, माना जाता है ये कुषाण जो वंश हुआ उनके समकालीन थे या उन्हीं की तरह ये सिक्के हुआ करते थे। आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया है। दूसरी बात क्या है कि ये जो कुलिंद थे, ये कुलिंद कुछ एक जो मतलब उस वक्त के कबीले हुए, उस वक्त के जो जनपद हुए उनके समकालीन थे। जैसे मैं पीछे बात कर चुका हूँ औदुंबर, तो इन्हें औदुंबर के समकालीन माना जाता है। औदुंबर, औदुंबरा, औदुंबर, त्रिगत, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ त्रिगत के बारे में। और साथ में आपको ये तो पता चल गया जो माना जाता है कि जो अर्जुन और इनके बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ, तो उनके भी समकालीन हुए। तो आई होप आपको अच्छे से ये बातचीत पता चल गई। दूसरी बात, ये जो कुलिंद थे ये योद्धा वीर थे, युद्ध में ये काफ़ी कुशल थे। आइए देखते हैं जो सिक्के की प्राप्ति हुई कहाँ कहाँ से हुई।
तो कुछ एक जो सिक्के हैं उसकी प्राप्ति हुई और ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहला सिक्का जो है तवा मेवा, ये हमीरपुर में है। ज्वाला जी आपको पता है कांगड़ा में है। अंबाला आपको पता है पंजाब का पोर्शन है। सहारनपुर, तो सहारनपुर यूपी का पोर्शन था, वहां से भी सिक्कों की प्राप्ति हुई है कुलिंतों की, गढ़वाल से मिले हुए। और साथ में जो सुमाड़ी मैंने जगह बताई, तो सुमाड़ी ऐसा माना जाता है कि ये गढ़वाल रेंज में पड़ने वाला एक प्लेस था, और ये जम्मू कश्मीर और जो गढ़वाल वाली रेंज है उसके बीच में ये प्लेस है। तो वहां से सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं किनके, कुलिंतों के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। इसका जो पार्ट नेक्स्ट होगा उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं। जो ये आज के जो क्वेश्चन है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर इससे पहले कि आपका ये फर्ज बनता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो साइंस सेक्शन है और जीके पार्ट 3 है। ये जो जब से मैंने ये पैटर्न शुरू किया है तो लेक्चर नंबर 3 है। बहुत अधिक तापमान मापने हेतु कौन सा, यहां पर गलती हुई है, मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको यंत्र कीजिएगा। यह मंत्र लिखा गया है तो इसको आप यंत्र कर लीजिएगा, ये यंत्र है। तो यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप सामने इसको देख रहे हैं, यह है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से बहुत अधिक तापमान मापा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु सबसे ज्यादा नरम होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो धातु है ये सोडियम है। मैं ज्यादा डिटेल ना करता हुआ यहां सिर्फ जो क्वेश्चन है उसका आंसर ही बताऊंगा। साथ में अगर आप मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव धातुओं के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक ट्रिक दिया हुआ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। तो यहां पर आपको दिया हुआ है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आप याद रख सकते हैं। जो पहला इसका अल्फाबेट है उसके आधार पर यह ट्रिक बनाया हुआ है। और सबसे जो कम क्रियाशील धातु है वो गोल्ड है, और सबसे ज़्यादा जो है पोटाशियम है, और सोडियम जो है सबसे नर्म होती है, साथ में क्रियाशील भी होती है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में भी रखते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूज वायर किस मिश्र धातु का बना होता है। तो ये जो फ्यूज वायर होता है ये जो होता है आपका जो जिंक और टिन होता है, जिंक और टिन उससे बना होता है। कई बार जो आपका जिंक और लेड जो होता है उससे भी मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। जो आपका जिंक और लेड कॉमनली आता है, और जिंक और टिन कई बार इस मतलब क्या किया जाता है, जो आपका फ्यूज होता है उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है आपको देखना है यहाँ पर। क्यों देखना है, क्योंकि आप स्टडी में जुड़े हुए हैं और कई बार आप क्या कर रहे होते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको मोटिवेट होना है, तभी जाकर क्या होगा, आप अपना जो टारगेट बनाया है उसको अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ, जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो ये जो आपके लिए जितने भी मतलब क्वेश्चन बताए हैं, या जो प्रीवियस टाइम की जो मतलब वीडियो बताई आपको हिमाचल के बारे में, उस सारी की सारी वीडियो ये जो HPS है, HPSSC है, JFT एलाइड क्लर्क और साथ में टेट कमीशन, पुलिस एग्जाम, जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम होते हैं या जो अन्य सेंटर के एग्जाम हैं उसमें ये हेल्प करेगी। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिस्ट्री का पार्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी, तो ये 1935 की बात है, और 1936 में जो फैजपुर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें इसको स्वीकार किया गया था। तो ये फैजपुर का जो अधिवेशन है कहां पर हुआ था, ये फैजपुर में हुआ था। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि जो फैजपुर है वो कहां पर स्थित है, और ये फैजपुर का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। साथ में अगर आप अधिवेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर सारे के सारे जो अधिवेशन हुए कांग्रेस के वो आप देख सकते हैं। आगे चलिए। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये जो थे पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो क्या आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें 3 मेंबर होते थे, मतलब जब ये भारत आया तो इसमें 3 मेंबर थे उस वक्त, पैथिक लॉरेंस, साथ में अलेक्जेंडर, और एक का नाम क्या आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। 3 मेंबर थे और 3 में
जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो कैबिनेट मिशन था वो भारत कब आया, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और साथ में इसी के आधार पर हमारा जो संविधान सभा थी वो बनाई गई थी। आगे चलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला श्रमिक संगठन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, एटक जिसको बोलते हैं। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो लाला लाजपत राय थे इसके अध्यक्ष थे, पंजाबी शेर इन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट वन जो है जीके है, इकोनॉमी का पार्ट है, आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है क्योंकि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आपको इसको अच्छे से करना है। अवमूल्यन व मूल्यह्रास में क्या अंतर होता है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले मूल्यह्रास को देखिए। जो मूल्यह्रास होता है जब मार्केट में बिना किसी हस्तक्षेप के हमारा जो रुपया होता है उसके मूल्य में डॉलर की अपेक्षा कमी आ जाती है, तो उसे कहते हैं मूल्यह्रास। ध्यान से सुनना, नहीं तो दोबारा सुन लेना। आगे नेक्स्ट वन है अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है, किसी भी देश की गवर्नमेंट जब अपनी मुद्रा का मूल्य डॉलर की अपेक्षा कम रख देती है या कम आंकती है, उसे अवमूल्यन कहा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो निर्यात है वो ज्यादा से ज्यादा हो। मैक्सिमम अवमूल्यन जो करके रखता है वो चाइना ऐसा करता है। तो आई होप आपको अवमूल्यन और मूल्यह्रास के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर आयकर अधिनियम कब पारित हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आयकर अधिनियम जो पास हुआ था 1961 में पास हुआ था, इतना ही यहां से भी याद रखना है। 1961 में कई घटनाएं हुई है, आप उन घटनाओं के बारे में अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1961 में और क्या घटना हुई थी। आगे नेक्स्ट वन है सेवा कर किसके द्वारा लगाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और साथ में इनडायरेक्ट टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक एक्ट था 1994 का, जिसको फाइनेंस एक्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत जो ये सेवा कर था उसको लगाने की बात की थी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे सेक्शन जो है जीके सेक्शन है, और किसका जीके सेक्शन है, हिमाचल का जीके सेक्शन है। और ये पार्ट जो है पार्ट आपका 3 है। तो ये जो पार्ट 3 है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हिमाचल जीके का जो मतलब टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आइस स्केटिंग क्लब हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, आपको पता होगा। आइस स्केटिंग क्लब जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है। आप देख सकते हैं ये इमेज लगाई हुई है यहां पर, काफी प्यारी सी इमेज है। ये आइस स्केटिंग है। मनाली में स्थित पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये 1961 की बात है जब ये सेटअप किया गया था। ये आप देख सकते हैं यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है जो माउंटेनियर होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जिला कौन सा था। क्या आप बता सकते हैं, इस इमेज को देखिए और बताइए ये कौन सा जिला है। काफी पुरानी सी इमेज है, शायद आप पहचान ना पाए, पर यही हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जिला है, यह है चंबा। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। जो 15 अप्रैल 1948 में जब जिलों का गठन हुआ तो उसमें सबसे पहले जो जिला बना था वो चंबा था। आगे नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, पंजाब का उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के किस ऐतिहासिक भवन में था, तो ये भवन आपको दिख रहा होगा। अगर देख लिया तो आप क्या कर सकते हैं, इमेजिन करो ये कौन सा भवन है। तो ये भवन जो है पीटरहॉफ है, शिमला में स्थित है, जो आपका रिज है और साथ में जो वाइस रीगल लॉज है उसके बीच में पड़ता है। पहले राजभवन भी रहा, पर बाद में क्या हुआ था कि ये जल गया और राजभवन जो था कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था। और ये पंजाब सरकार का आज़ादी से लेकर 1955 तक क्या रहा, उच्च न्यायालय रहा। उसके बाद जो पंजाब का उच्च न्यायालय था चंडीगढ़ बना। ये आपको वहाँ से क्या हुआ, जो उच्च न्यायालय की जो कार्रवाई होती थी वो की जाती थी। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। साथ में आप इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद क्यों नहीं आया। साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान,
छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान, ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।